आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार तवा घाट में हमारी रात में रहने की व्यवस्था कहां पर हुई और फिर वहां से हम दारमा वैली के लिए अपना सफर आगे जारी रखेंगे, जिस दौरान यहां पर 8 खूबसूरत गांव भी आते हैं और यहां पर जो रास्ते का काम चालू है उसकी अपडेट भी हम आपको देंगे और साथ ही साथ इन रास्तों में आपको किस तरह की चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ के रास्ते जितने खूबसूरत है उतने खतरनाक भी है और यहाँ पर हर मोड़ पर आपके लिए एक नया सरप्राइज है। दोस्तों रास्ते में एक ग्लेशियर मिल गया है, ये देखिए ग्लेशियर के अंदर घुस गया हूँ और आखिरकार इन खूबसूरत और घुमावदार रास्तों से होते हुए हम पहुँचेंगे दुक्टू विलेज, जो कि पांचाचुली का बेस कैंप है, जहाँ से आपको पांचाचुली की माउंटेन पिक्स दिखाई देती है और यहीं पर हम कैंपिंग भी करने वाले हैं। तो इस सफ़र पर हमारे साथ में बने रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर कल रात को हमारी रुकने की व्यवस्था हुई थी और अभी सुबह के करीबन 6:30 बज चुके हैं और यहाँ पर सामने की तरफ आपको जो कमरा दिखाई दे रहा है यहीं पर हम रात को रुके थे। मैं आपको अंदर से नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो जगह है ये NHPC का गेस्ट हाउस है और यहाँ पर उनके स्टाफ के लिए क्वार्टर्स बने हुए हैं। उन्हीं में से एक रूम में हमें रुकने के लिए दिया था। नीचे की तरफ भी आप जो देख रहे हो ये सारे उनके क्वार्टर्स है। और पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हम लोग तवा घाट से इस तरफ आए थे और वहाँ पर रास्ते में NHPC का हाइड्रो पावर प्लांट था और उसी से कुछ आगे यहाँ पर ये गेस्ट हाउस स्थित है। और कल रात को काफ़ी लेट हो चुका था और हम रहने के लिए जब जगह ढूंढ रहे थे तो वहाँ पर एक भाई साहब ने हमें यहाँ पर जाकर पूछताछ करने के लिए कहा था। और कल जब रात को हमने यहाँ पर रुकने के लिए पूछा तो उन्होंने इंसानियत दिखाते हुए हमें यहाँ पर रहने के लिए परमिशन दे दी थी, क्योंकि ये जो स्थान है ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है और ये वाकई में हमारे लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। और सामने की तरफ आपको जो रास्ता दिखाई दे रहा है वहीं से होते हुए हम आए थे और यहीं पर नीचे हमने हमारी गाड़ियाँ पार्क कर दी थी और ये रास्ता आगे दारमा वैली की तरफ जा रहा है और ये सामने की तरफ ही ये गेस्ट हाउस स्थित है। और वाकई में दोस्तों इस पूरे रूट पर वैसे बहुत ही कम स्टे ऑप्शन है और उसी वजह से शायद उन्होंने हमें अलाउ किया था, क्योंकि यहाँ पर जो इंचार्ज है जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने हमें कहा कि वैसे तो पहले वो हमें ना ही बोलने वाले थे, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि हमारे साथ में एक छोटा सा 4.5 साल का बच्चा है और ये रास्ते पर काफ़ी लैंडस्लाइड होती है तो वही सोचते हुए फिर उन्होंने हमें यहाँ पे रहने के लिए अलाउ किया। तो वैसे ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है और आपको पता ही होगा कि पिछले 3 दिनों से हम लगातार कैंपिंग कर रहे हैं और उस वजह से हम नहा भी नहीं पाए। तो अभी गैस का सामान लेने के लिए हम लोग नीचे आए, तो अभी गैस और सिलेंडर ऊपर लेके जाएंगे ताकि पानी गर्म करके हम लोग सब नहा सकें। इसीलिए ये सारी घटना जो है ये एक चमत्कार के समान लगती है, क्योंकि ऐसा कुछ हमारे साथ होगा उसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। और ये देखिए दोस्तों आज का आसमान भी बिल्कुल साफ़ है और कल जिस तरह से बारिश हो गई थी उसके आज बिल्कुल आसार नहीं है। बस हो गया सब, पैकअप निकल रहा है, मैं बोला आपसे मिलते चलूँ। और फाइनली दोस्तों हम सभी फ्रेश हो चुके थे और अभी हमने हमारा पैकअप भी कर लिया था और जाने से पहले इनको थैंक यू बोलना ज़रूरी था और उसी वजह से हम लोग यहाँ पर उन्हें थैंक्स बोलने के लिए आए थे। और वाकई में दोस्तों ये हमारी इस पूरी ट्रिप का एक ऐसा अनुभव है जो शायद हमें ज़िंदगी भर तक याद रहेगा, क्योंकि कल रात को जब हम यहाँ पे आए थे तो हम बहुत ही थके हुए थे, क्योंकि पहले तो ख़राब मौसम था, उसके बाद में लैंडस्लाइड हो गई थी और उस वजह से हमें काफ़ी लेट हो गया था यहाँ पर पहुँचने में। और कल रात को तो हम ऐसे सोच रहे थे कि कुछ खाएंगे नहीं, हमारे पास जो नाश्ता है उसी को खाकर हम सो जाएंगे, लेकिन रात को इन्होंने हमारी यहाँ पर खाने की भी व्यवस्था कर दी और बिल्कुल एक परिवार के सदस्य की तरह हमारा ख्याल रखा। तो चलिए दोस्तों इन सारे सुखद अनुभवों के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं और उनका नाम लेकर आज के सफ़र का आरंभ करते हैं। तो दोस्तों अभी हम बढ़े जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस से दारमा वैली की ओर और यहाँ से आप देख सकते हो कि नारायण आश्रम का बोर्ड भी आगे की तरफ है। तो अभी हम पंचाचुली बेस कैंप की ओर जा रहे हैं और वहाँ पर हम कैंप करने वाले हैं। यहाँ पे हम अच्छी तरह से फ्रेश हो गए, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि NHPC का गेस्ट हाउस था और बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की और विदाउट एनी चार्ज उन्होंने हमें यहाँ पे ठहरने दिया था। हालांकि ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, उनके खुद के स्टाफ के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन कल रात को मैं लेट हो गया था तो उन्होंने कहा कि आप आगे जाके कहीं फंस ना जाओ, इसके लिए उन्होंने हमें फेवर करके ये जगह हमें रहने के लिए दी। तो हम लोग अभी सब सुबह नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं। तो अभी आगे के अगले दिन जो है उसमें हम पंचाचुली में कैंपिंग करेंगे और फिर उसके बाद आगे जाएंगे ऊपर नारायण आश्रम। तो आगे का सफ़र भी काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं।
अभी यहाँ पर भी डबल रोड का काम चालू है, कई कई जगहों पर रोड बन चुका है और कहीं पर काम चालू है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बीआरओ की गाड़ियाँ काम कर रही है। ये सारे मिलिट्री के ही रास्ते हैं और ये रास्ता भी आगे लिपू लेक पास जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। और तवाघाट से पंचाचूली की दूरी करीबन 40 किलोमीटर है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे रूट की प्रॉपर रोड कंडीशन दिखाने वाला हूँ, ताकि आप में से कोई अगर इस रूट पे आने का प्लान कर रहा हो तो वो मेंटली प्रिपेयर रहे। तो अंत तक आप हमारे साथ में इस वीडियो पर बने रहिएगा। तो अभी यहाँ पे आगे एक ब्रिज है जो हमारे राइट साइड में है, जो जाता है नारायण आश्रम की ओर। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर भी पूरे जोरों शोरों में काम चालू है। रास्ता यहाँ पे डबल रोड बन रहा है, पहले ये सिंगल रोड था। ये देखिए यहाँ पे जो नारायण आश्रम है ये यहाँ से 26 किलोमीटर है और पंचाचूली 38 किलोमीटर है। तो वापसी में हम जाएंगे नारायण आश्रम। और सामने आपको ब्रिज दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और वहाँ से जैसे ही कुछ आगे आए तो हमने देखा कि यहाँ पर एक ब्रिज था और उसके लेफ़्ट साइड में एक वाटरफॉल भी था। तो हमने अपनी गाड़ी वहाँ पर साइड में लगा दी थी। और ये जो भी आप देख रहे हो ये कंचेती पुल है, जहाँ से ये जो रास्ता है ये सीधा नारायण आश्रम की ओर जाता है। और ये जो ब्रिज है ये सस्पेंशन ब्रिज है। और नीचे आप जो नदी देख रहे हो ये धौली गंगा रिवर है, जिसके ऊपर ये पुल बना हुआ है। और जो पूरी दारवा वैली है उसमें ये रिवर आपके साथ ही रहती है। और अभी आप यहाँ पर ये मैप देख सकते हो, जिसमें सामने कंचोटी पॉइंट बताया गया है। और वहाँ से एक रास्ता ऊपर नारायण आश्रम की तरफ जाता है और जो दूसरा रास्ता है वो दारमा वैली की तरफ जाता है, जिसमें ये छोटे छोटे 8 खूबसूरत गांव भी आते हैं। तो आपको अगर नारायण आश्रम जाना है तो आपको इसी ब्रिज से होते हुए जाना पड़ेगा और पहाड़ के ऊपर से होते हुए रास्ता जाता है। तो हम लोग अभी नहीं जाने वाले, हम लोग तो वापसी में जाएंगे। तो चलिए सामने जो पुल है वहाँ पर चलते हैं और आपको मैं वाटरफॉल भी दिखाता हूँ। और वो देखिए दोस्तों, सामने आपको जो गाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है वही रास्ता आगे नारायण आश्रम की ओर जाता है, जो कि इसी तरह से पहाड़ों में से होकर गुजरता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं आपको ये वाटरफॉल दिखा देता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये पुल बना हुआ है और उसी के सामने यहाँ पर ये खूबसूरत वाटरफॉल स्थित है। ऊपर से गिरता हुआ वाटरफॉल बिल्कुल सफ़ेद दूध के वाटरफॉल की तरह लगता है और वाकई में दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। और यहाँ का पानी भी देखिए दोस्तों, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है यहाँ का। और यहाँ पर दूसरी तरफ और एक पुल बनाया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको आने के टाइम बताया है कि ये जो रास्ता है ये पूरा डबल रोड बन रहा है, तो उस वजह से यहाँ पर हर तरफ काम चालू ही है। कुछ देर रुक कर हमने भी यहाँ पर थोड़ी सी फोटोग्राफी की, लेकिन अब समय हो चुका था यहाँ से आगे बढ़ने का। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे रूट पर करीबन 8 गांव आते हैं। तो तवाघाट से जब भी आप निकलते हो तो सबसे पहले चंबू आता है, उसके बाद में खेत, सोबला, दार, बॉलिंग, सेला, नागलिंग, बालिंग और आखिर में दातू और दुंगटू 2 विलेज आते हैं, जहां से आप पंचाचूली बेस कैंप जा सकते हो। और अगर रास्ते की बात करें तो अभी आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर हर जगह पर काम चालू है, जिस वजह से कई कई सेक्शंस में तो रास्ते बिल्कुल नैरो हो जाते थे। और वहीं जब हम आगे जा रहे थे तो हमारे सामने से एक आर्मी का ट्रक आ गया। अभी आर्मी का ट्रक है तो काफ़ी बड़ा होता है, तो उस वजह से उसे पास देने में हमें काफ़ी गाड़ी को आगे पीछे करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बहुत ही नैरो होने की वजह से एक तरफ खाई और दूसरी तरफ पहाड़ है। और इसी वजह से यहाँ पर इन पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया जा रहा है। तो जैसे तैसे करके हमने उस ट्रक को पास दिया। और मेन प्रॉब्लम उस वजह से आता है कि यहाँ पर जो पहाड़ को काट के रास्ता बनाया जा रहा है तो ज़्यादातर मलबा जो है वो ज़मीन पर ही पड़ा रहता है, तो मुश्किल से एक ही गाड़ी की आने जाने की जगह रहती है। और वहाँ से कुछ ही आगे बढ़ने पर एक खूबसूरत ब्रिज आ गया था और ये भी एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसे अभी हम पार कर रहे हैं। और ये सारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमारी बीआरओ ने किया है। अगर पिछला शॉट देखकर आपके मन में ऐसे ख्याल आया होगा कि भाई ऐसे ख़राब रास्तों से गुजरने की क्या ज़रूरत है, तो ये शॉट उसी का जवाब है। क्योंकि अगर आपको कुदरत की असली खूबसूरती देखनी है तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, और इसीलिए मैं हर बार अपने वीडियो में ये बात बताता हूँ। और अगर दारमा वैली की बात करें तो ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर काफ़ी कम टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि साल के 6 महीने ये बंद रहता है
और करीबन 6 महीने ही ये खुलता है। और वहाँ से जैसे ही हम कुछ आगे आए तो यहाँ पर एक रोड ब्लॉक आ गया था। दरअसल यहाँ पर भी रास्ते को बड़ा करने का काम चालू है, उस वजह से ट्रैफिक को बारी बारी से छोड़ा जा रहा था। ऊपर की तरफ वहाँ पे रोड ब्लॉक है और अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों, खूबसूरत दारमा वैली और नीचे से डोली गंगा रिवर बही जा रही है। और यहाँ पर दरअसल हमारे साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गया था। यहाँ पर हमारी गाड़ी चढ़ नहीं रही थी, तो फिर यहाँ के एक लोकल ड्राइवर आए जिन्होंने हमें गाड़ी ऊपर चढ़ा के दी। वैसे यहाँ के लोग काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन बाहर की गाड़ियाँ देखते तो हमेशा हमें बताते कि आपको यहाँ का पहाड़ी ड्राइवर रख लेना चाहिए, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ की जो चलाने की टेक्निक है वो अलग होती है, जो यहीं के लोगों को पता होती है। लेकिन वही है कि अगर ऐसे ही सब दूसरों के ऊपर छोड़ते रहेंगे तो हम सब कभी इस बात को सीख ही नहीं पाएंगे। और वही तब अचानक से हमने देखा रास्ते के बगल में यहाँ पर थोड़ा सा स्नो था। हालांकि हम इस पूरे यात्रा में ये उम्मीद कर रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं स्नो देखने मिल जाए, तो आखिरकार भगवान ने हमारी ये इच्छा भी पूरी कर दी। तो यहाँ पर हमने हमारी गाड़ियाँ साइड में लगा दी थी। तो चलिए दोस्तों, साथ में मिलकर थोड़ा सा स्नो का आनंद भी लेते हैं। और गाड़ी से बाहर आते ही तो इतनी सारी बर्फ़ देखकर हम लोग पागल हो गए थे, क्योंकि लाइफ में हमने कभी भी इतनी सारी स्नो नहीं देखी थी। तो हमारा बच्चा बाहर आ गया था। इसके पहले जब भी फर्स्ट टाइम मैं लद्दाख गया था तो वहाँ पर खारदुंगला के पास मुझे थोड़ी सी बर्फ़ दिखी थी, लेकिन ये तो उससे कई गुना ज़्यादा थी। बर्फ़ के जैसा ठंडा पानी है। सिर्फ इतना ग्लेशियर बचा है। अभी आप समझ सकते हो कि ये जून का महीना है और यहाँ पर अभी भी इतनी स्नो है, तो विंटर के टाइम पे यहाँ पे कितनी स्नो होती होगी। और उसी वजह से यहाँ के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और ये जो गांव है ये 6 महीने के लिए पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। और अभी हमारे सभी मेंबर्स बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर इस बर्फ़ का आनंद लेने लगे हैं। जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनके लिए बर्फ़ तो बिल्कुल आम बात है, लेकिन हमारे जैसे लोग जो ग्राउंड पर रहते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम लोग गुजरात से आ रहे हैं, तो हमें इस तरह से बर्फ़ दिख जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसीलिए अभी हम यहाँ पर बर्फ़ के साथ एंजॉय करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि पता नहीं आगे बर्फ़ मिले ना मिले। तो जहाँ पर बर्फ़ मिली है वहीं पर उसे थोड़ा एंजॉय किया जाए। दोस्तों, रास्ते में एक ग्लेशियर मिल गया है। ये देखिए, ग्लेशियर के अंदर घुस गया हूँ। इसमें पानी गिर रहा है। ये अभी भी उसकी छत से पानी गिर रहा है। यहाँ पे कब से हमारा फोटोग्राफी सेशन चल रहा है, आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा। और इसमें से जो हवा आ रही है ना, ऐसे लग रहा है बिल्कुल एसी में से जो हवा आती है ना, वैसी हवा है। तो जब भी यात्रा पे निकले, ऐसी कुछ भी जर्नी पे, तो थोड़ा सा एडवेंचर भी होना चाहिए। और जहाँ पर भी जगह मिले वहाँ पर रुककर कुदरत के नज़ारों का आनंद उठाइए और मज़े करते करते आगे जाइए। तो दोस्तों, अभी हम पंचाचूली की तरफ आगे बढ़े जा रहे हैं। रास्ते का अपडेट ये है कि खाली 20 to 30% जो रास्ता है वो ठीक ठाक है, बाकी रास्ते का काम चालू है। और रास्ते कहीं कहीं पे बहुत ही ख़राब है। एक जगह पे तो हमारी गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि वहाँ पे पूरा नया पत्थर और मिट्टी डाला था, तो एक जगह पे टायर पूरा रोल हो गया था। तो लोकल एक ड्राइवर आए थे और उन्होंने हमारी गाड़ी को बाहर निकाला। हमारी दोनों गाड़ी फंस गई थी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे रास्ता जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग है और मोमेंटम बना के आपको हर जगह पे चलना है। और दूसरा, अगर नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे कहीं कहीं बीच में रास्ते में आपको जियो का नेटवर्क मिलेगा, बाकी यहाँ पे ज़्यादा कोई नेटवर्क है नहीं। अभी पंचाचूली में क्या सीन है ये आपको आगे वहाँ पे पहुँच के बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको ओम पर्वत का बताया था कि ओम पर्वत में BSNL है, और गुंजी में और नाभी में और कुट्टी में वहाँ पे जियो का नेटवर्क है। तो आपके पास में जियो या BSNL का कार्ड होना चाहिए, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी तो वैली बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे आना बनता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह को हम मिस नहीं कर सकते थे। तो चलिए अभी चलते हैं पंचाचूली। और पंचाचूली बेस कैंप का जो मेन विलेज है वो धुंगतू और दातू विलेज है। तो हम लोग दातू विलेज अभी जाने वाले हैं। तो वहाँ पे हमारी रहने की क्या व्यवस्था होती है, मोस्टली तो हम लोग कैंपिंग करने वाले हैं।
तो कोई अच्छी सी कैंपिंग लोकेशन देख के आपको उसका अपडेट देंगे। और रास्ते में कई जगहों पर इस तरह के ऑफ रोड सेक्शन आ जाते थे और अभी यहाँ पर ये और एक सेक्शन आ गया है जहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं। तो अभी यहाँ पर हमने अपना मोमेंटम बना के ही एक ही मोशन में गाड़ी को आगे ले लिया, तो यहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बस इसी बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आपको रास्ता कच्चा दिखे वहाँ पर आपको गाड़ी को बिल्कुल रुकाना नहीं है। एक ही स्पीड में आप गाड़ी को ऊपर लेके जाएंगे तो आपकी गाड़ी आसानी से चढ़ जाएगी। अभी पिछले सेक्शन में भी हमारे से वही गलती हो गई कि हमने बीच में एक जगह पर थोड़ा सा ब्रेक मार दिया और जैसे ही ब्रेक मारा तो फिर गाड़ी के टायर्स वहीं पे स्किड होना शुरू हो गए थे। और जब कभी भी आप ऐसे रीजन में आओ तो अपनी गाड़ी के टायर आप ज़रूर से अपग्रेड करवा देना। आपकी गाड़ी में ऑल टेरेन टायर होना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि हमने ये चीज़ नहीं की थी और उस वजह से ही हमें कई जगहों पर इस मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और अभी जिस गांव से होकर हम गुजर रहे हैं उसका नाम नागलिंग है और इस गांव के बारे में भी एक पुरानी कथा है। अभी आप सामने जो पहाड़ देख रहे हो उसके ऊपर आपको कुछ वाइट स्ट्रिप्स दिखाई दे रही होगी और इसके पीछे गांव वालों में एक कथा भी प्रचलित है जिसमें कहा जाता है कि वर्षों पहले यहाँ पर एक विशाल नाग रहा करता था और उसे किसी कारणवश एक श्राप मिला था जिस वजह से वो इस पहाड़ में तब्दील हो गया और उसी कारण से आज भी आपको इस पहाड़ के ऊपर इस तरह की सांप की जैसी सफ़ेद लाइंस दिखाई देती है। और यही खास बात है हमारे इन पहाड़ों की, क्योंकि यहाँ पर हर पहाड़ कुछ अलग कहानी बताता है और जब कभी भी हम इस तरह से घर से निकलते हैं तभी हम इन कहानियों से रूबरू हो सकते हैं। और वैसे तो यहाँ के हर गांव की अपनी कुछ अलग कहानी और यहाँ की परंपरा है, लेकिन अभी हम जहाँ पर जा रहे हैं वो दातू और दुंगतू विलेज है जो कि पांचाचूली बेस कैंप पर स्थित सबसे नज़दीकी गांव है जहाँ पर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होती है और साथ ही साथ वहाँ पर कैंपिंग भी होती है। तो हम भी रास्ते में कैंपिंग के लिए जगह देखते ही जा रहे थे और वहीं तब मेरी नज़र पड़ी एक जगह पर जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पर साइड में लगा दी। तो लीजिए दोस्तों, हमने अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर साइड में लगा दी है और जैसे ही गाड़ी से बाहर आए तो बाहर काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी। बहुत ही खूबसूरत वादियाँ है। सामने की तरफ आपको अभी तो दिखाई दे रहे हैं वहीं पे कहीं पे पंचाचूली है, लेकिन अभी यहाँ पर बादल होने की वजह से कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे पा रहा है। तो अभी थोड़ा यहाँ से और आगे चलेंगे। मेरे ख्याल से अभी हम लोग कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। और यहाँ के नज़ारे तो देखिए, वाकई में दोस्तों जन्नत है ये। और जब यहाँ पे मैं इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहा था तो मेरा ध्यान पहाड़ पर एक जगह पर गया जहाँ पर बैठने लायक जगह थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा ऊपर पहाड़ पर चढ़ा जाए, क्योंकि जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ से ऊपर जाने का रास्ता था। तो अभी मैं ऊपर यहाँ पर पहाड़ पे आके बैठ चुका हूँ और यहाँ से तो नज़ारे और भी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और मुझे देखकर अभी मयूर भाई भी ऊपर आ रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर कुछ देर तक बैठे और अभी फिर हमने वहाँ से अपना आगे का सफ़र शुरू किया। और वहाँ से हम कुछ आगे बढ़े ही थे कि और एक छोटा सा गांव हमारे सामने हमें दिखाई दे रहा था। अभी पता नहीं था ये कौन सा गांव है, तो चलिए देखते हैं आगे बोर्ड पे क्या नाम लिखा है। और वहाँ पर बोर्ड पर जब पढ़ा तो पता चला कि ये गांव का नाम दुगटू है। तो फाइनली दोस्तों हम दुगटू पहुँच चुके हैं। और यदि आपको पांचाचूली बेस कैंप या 0 पॉइंट तक ट्रैक करके जाना हो तो उसके लिए दुगटू विलेज सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपको पांचाचूली का सबसे बेस्ट व्यू चाहिए तो आप आगे दातू विलेज है वहाँ पर जाके रुकेगा। अभी ये जो गांव है यहीं से वो ट्रैक शुरू होता है जो कि करीबन 6 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें आप सबसे पहले पांचाचूली बेस कैंप पहुँचते हो और फिर वहाँ से कुछ और आगे अगर ट्रैक करोगे तो 0 पॉइंट आ जाता है जहाँ तक लास्ट आप जा सकते हो। और यहाँ के जो गाँव है ये काफ़ी पुराने गाँव है, तो आपको यहाँ पे कई सारे ऐसे घर देखने मिल जाएंगे जो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि ये काफ़ी पुराने घर है। और यहाँ पर कई सारे होम स्टेज भी बने हुए हैं, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से दुंगतू या दातू कहीं पर भी रुक सकते हो। फिलहाल हम तो आज कैंपिंग करने के प्लान से आए हैं, तो अभी हम आगे जा रहे हैं कैंप साइट ढूंढने के लिए। कोई अच्छी सी लोकेशन ढूंढ के वहीं पे आज रात को हम लोग कैंपिंग करने वाले हैं। और काफ़ी देर से हम पांचाचूली की माउंटेन पीक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सामने की तरफ जो क्लाउड है उसके पीछे वे छिप गई है। तो चलिए पास में जाते हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अगर दातू विलेज की बात करें तो जो सामने की तरफ पहाड़ी है उसी के नीचे आपको वो विलेज दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आपको दातू विलेज जाना है तो आपको इसी रास्ते पर आगे जाना पड़ेगा और फिर आगे की तरफ एक ब्रिज आएगा जिसे क्रॉस करके आपको वापस से यू टर्न मार के उस गांव में जाना पड़ेगा।
और वहीं जब हम कैंप साइट ढूंढ रहे थे तो हमें अपने लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा ओपन ग्राउंड दिखाई दिया और ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड था। यहाँ पर आराम से 8-10 गाड़ियाँ आ सकती है और वहाँ पर गाड़ी जाने की जगह भी थी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आगे उस ब्रिज के पास जा रहे हैं क्योंकि गूगल मैप पर मैंने देखा था कि वहाँ पर भी एक कैंपिंग ग्राउंड है जहाँ पर कई लोग कैंपिंग करते हैं। तो पहले दोनों लोकेशन देख लेते और फिर डिसाइड करते कि कौन सी साइड कैंपिंग के लिए सबसे बेस्ट है। और वहीं कुछ ही देर में दोस्तों हम उस ब्रिज के पास में आ गए। आप देख सकते हो हमारे राइट साइड में एक ब्रिज है और ब्रिज के बिल्कुल आगे की तरफ ही यहाँ पर ये ग्राउंड है जो कि गूगल मैप पर भी मार्क किया हुआ है कैंपिंग ग्राउंड के तौर पर। तो अभी यहीं पर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा माहौल है। और गाड़ी पार्क करके जैसे ही हम लोग बाहर आए तो देखा लोकेशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अभी हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही थी। और ये देखिए दोस्तों, ये पूरी लोकेशन है। आराम से यहाँ पे 5-6 गाड़ियाँ तो आ सकती है। और वो सामने की तरफ ब्रिज है जो आगे आपको दांतू विलेज की तरफ लेके जाता है, जो कि वहाँ पर पहाड़ी के नीचे है। और वहाँ पर भी कई सारे होम स्टेज बने हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है, यहाँ पर कैंपिंग कर पाते क्या नहीं। तो अभी कुछ देर यहाँ पर बैठते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर कैंपिंग करनी है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर कैंपिंग करनी है तो खाना भी बनाना पड़ेगा। और खाना बनाने के लिए हमारे पास में ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, तो पहले गांव में चलते हैं और वहाँ से थोड़े से आलू लेकर आते हैं। और पांचाचुली जो माउंटेन पिक्स है वो वहाँ पर सामने की तरफ ही है, लेकिन अभी बादलों की वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ी देर यहाँ पे वेट करेंगे। लेकिन अगर मौसम साफ़ रहा तो आपको यहाँ से ये खूबसूरत व्यू देखने मिलता है, जिसमें आप यहाँ पर ये 4 चोटियाँ देख सकते हो। और 5वीं चोटी देखने के लिए आपको 0 पॉइंट तक जाना पड़ेगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो चुका है। और हमारे इस वीडियो के अगले भाग में हम आपको लेके जाएंगे दातू विलेज, जहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग यहाँ पर किस तरह से रहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। और फिर वहाँ से हम जाएंगे अपनी कैंप साइट पर, जो कि कुछ अलग ही जगह होने वाली है। तो हम कहाँ पर कैंपिंग करते हैं ये जानने के लिए हमारा अगला वीडियो ज़रूर से देखिएगा। और मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आपके इस रूट से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी तरह की जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।